वेलकम टू शंकर जी के जीएस। नमस्कार साथियों, जैसा कि आप जानते हैं कि हम लोग ग्रुप डी का टारगेट कर रहे हैं साइंस का 25 में 25 हम लोग टारगेट कर रहे हैं। ग्रुप डी का हम लोग लेके चल रहे हैं, ठीक है ना। तो चलिए, ग्रुप डी क्या मतलब विभिन्न एग्जामों में साइंस जो पूछी जाती है यहाँ से आपको साइंस का कवर कर लिया जाएगा। तो कल आपको हम लोग कोशिका के बारे में, सेल के बारे में हम लोग अध्ययन किए थे। तो चलिए, विशेष बात ना करते हुए आगे हम लोग डायरेक्ट हम लोग मुद्दे पर आते हैं। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, हम लोग कल देख चुके थे, हम लोग कोशिका भित्ति तक कल देख चुके थे। तो चलिए आगे हम लोग देखते हैं आज, ठीक है। आज का जो प्रश्न है कोशिका झिल्ली, ठीक है। क्या है? कोशिका झिल्ली। कल कोशिका भित्ति तक हम लोग देख लिए थे, कोशिका झिल्ली। सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं इंग्लिश में इसको, क्या बोलते हैं? सेल मेम्ब्रेन। तो देखिएगा, कहता है जंतु तथा पादप दोनों में होता है। ये क्या होता है? जंतु के कोशिका में भी होता है, और ये जंतु कोशिका, ये पादप कोशिका। तो जंतु कोशिका में भी होता है और पादप कोशिका में भी होता है, याद रखिएगा। जंतु कोशिका और पादप कोशिका दोनों में होता है। क्या होता है? कोशिका झिल्ली दोनों में होता है आपके पास। तो यह जंतु कोशिका तथा पादप दोनों में पाई जाती है, याद कीजिएगा। कोशिका झिल्ली, कोशिका झिल्ली तो जंतु और पादप दोनों में, कोशिका झिल्ली जंतु और पादप दोनों में पाया जाता है। क्लियर हो गया यहाँ तक? तो चलिए आगे देखते हैं। आगे कहता है, नेक्स्ट पॉइंट में क्या कहता है? कोशिका के अंदर के सभी अवयव इसी झिल्ली के अंदर रहती है, ठीक है। इसी झिल्ली के अंदर सारी जो भी अवयव रहती है इस झिल्ली के अंदर ही रहती है। अगला नेक्स्ट पॉइंट में देखिएगा, यह कोशिका के अंदर अंदर जाने वाले पदार्थों का नियंत्रण करता है। कोशिका के अंदर जाने वाले पदार्थों का नियंत्रण करता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप लोग देखते हैं, जैसे क्या होता है, आपको तेल लगा हुआ कागज देखे हैं, उसमें क्या होता है? प्रकाश क्या होता है? प्रकाश का कुछ ही भाग क्या होता है? उसके अंदर जाता है। जैसे एग्जाम्पल देखिए, मच्छरदानी लीजिए। मच्छरदानी में क्या होता है कि मच्छरदानी में कुछ ही चीज़ क्या होती है? अंदर जा सकती है। जैसे हवा जा सकती है, उसमें धूल जा सकती है, लेकिन उसमें पत्थर मारिएगा तो जाएगा अंदर? नहीं जाएगा। तो मतलब कुछ ही भाग को अपने अंदर से जाने देगा, बाकी को नहीं जाना। जिसको जरूरत रहेगा उसको जाने देगा, जिसको जरूरत रहेगा उसको जाने नहीं देगा। तो समझ में आ गया? तो कोशिका झिल्ली का काम क्या है? तो कोशिका के अंदर जाने वाले पदार्थों का नियंत्रण करना, ठीक है। कोशिका के अंदर जाने वाले पदार्थों का नियंत्रण करना। सिंपल सी भाषा में याद रखिएगा कि कोशिका के अंदर जाने वाले पदार्थों को नियंत्रण करता है कौन? कोशिका झिल्ली। आगे, यह अर्धपराग में होता है, कुछ ही वस्तु के अंदर जाने देता है। अर्धपराग में इसको बोलते, क्या बोलते हैं? अर्धपराग में होता है, मतलब कुछ ही वस्तुओं को अंदर जाने देता है, अपने अंदर जाने देता है, अपने अंदर, अपने से मतलब अंदर जाने देता है। क्लियर हो गया? तो कोशिका झिल्ली आपको आशा करता हूँ कि समझ में आ गया हो गया, आपका डाउट क्लियर हो गया। तो कोशिका के अंदर बाहर क्या हो? कोशिका झिल्ली पाई जाती है। क्या पाई जाती है? कोशिका झिल्ली, सेल मेम्ब्रेन्स पाई जाती है। क्या पाई जाती है? सेल मेम्ब्रेन्स पाई जाती है। क्लियर? जैसे आप लोग जानते हो सूर्य के प्रकाश को, जैसे में आपको क्या, हमारे वायुमंडल में क्या ओजोन परत है। ओजोन परत का कार्य क्या होता है कि सूर्य से जो आने वाली किरणें होती हैं, जो परावैंगनिक किरणें होती है, उसको क्या करती है? रोकती है। पुनः सूर्य की ओर क्या करता है? उसको ढकेल देती है। समझ में आए? उस जस्ट उसी तरह कोशिका झिल्ली भी क्या करता है? कोशिका के अंदर काम करती है, ठीक है ना। पदार्थों का नियंत्रण करता है। क्लियर? आपको अब समझ में आ गया होगा, आशा करता हूँ। तो चलिए आगे चलते हैं। अब अगला है माइटोकॉन्ड्रिया। क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया के हिंदी में बोलते हैं सूत्रकर्णिका। क्या बोलते हैं? सूत्रकर्णिका। कहते हैं इसकी खोज कौन किया? अल्टमैन ने। सबसे पहले पूछेगा माइटोकॉन्ड्रिया खोज किसने किया था? तो अल्टमैन ने। माइटोकॉन्ड्रिया खोज अल्टमैन, माइटोकॉन्ड्रिया अल्टमैन, माइटोकॉन्ड्रिया अल्टमैन, ठीक है। क्लियर हो गया? याद हो गया होगा कि माइटोकॉन्ड्रिया खोज अल्टमैन ने किया था। यहाँ ऑक्सी श्वसन होता है। माइटोकॉन्ड्रिया पूछता है कैसे श्वसन होता है? तो ऑक्सी श्वसन होता है। क्या होता है? ऑक्सी श्वसन में। यहाँ क्रिप्स चक्र बनता है। क्या बनता है? क्रिप्स। देखिए माइटोकॉन्ड्रिया रियल रूप में इस तरह से आकृति में, देखिए इस तरह से आकृति में माइटोकॉन्ड्रिया होती है, ठीक है ना। इस तरह के चक्र होती है, इस तरह से चक्र बनती है, ठीक है ना। इस तरह का आपका चक्र बनती है, इसको क्या बोलते हैं? क्रिप्स चक्र। तो याद रखिएगा, इस तरह के जो चक्र बनती है इसको क्या बोलते हैं? क्रिप्स चक्र। देखिए फिर से फ्रेश हम फिगर बनाते हैं आपको। इस तरह से माइटोकॉन्ड्रिया रहेगी, इसमें इस तरह से क्रेब्स चक्र रहेगी, ठीक है। इस तरह से इसको क्या बोलते हैं? क्रेब्स चक्र। जिसके फलस्वरूप क्या होता है? एटीपी तथा ग्लूकोज बनता है। इसमें क्या होता है? आपको एटीपी पाई जाती है। इस क्रेब्स चक्र में क्या पाई जाती है? एटीपी। और इस एटीपी को तोड़िएगा तो, एटीपी को तोड़िएगा तो क्या चीज में टूटेगा? आपको ग्लूकोज में टूटेगा। क्या चीज में? ग्लूकोज में, ठीक है। एटीपी को तोड़ेंगे तो ग्लूकोज में। तो 38 एटीपी, याद रखिएगा 38 एटीपी को मिला करके एक ग्लूकोज का अणु प्राप्त होता है, एक ग्लूकोज का अणु। और एक ग्लूकोज में कितना कैलोरी ऊर्जा मिलती है हमको? तो 4.2 कैलोरी जूल, 4.2 कैलोरी जूल। याद हो गया? तो हम लोग माइटोकॉन्ड्रिया में क्या होता है? कैसा चक्र होता है? क्रेब्स चक्र। इस क्रेब्स चक्र में क्या होता है? एटीपी। एटीपी क्या होता है? टूटता है किसमें? ग्लूकोज में। और ग्लूकोज टूटता है तो किस बनता है? हम लोग को एनर्जी मिलती है। एक ग्लूकोज की एनर्जी, एक ग्लूकोज के अणु में 4.2 जूल, कैलोरी जूल। क्लियर हो गया?
और हमें ऊर्जा मिलती है। देखिए यहाँ पर स्पष्ट लिख दिया गया है, देखिएगा अब यहाँ कि हमें ऊर्जा मिलती है। इसी कारण से कोशिका को पावर हाउस भी कहते हैं। क्या करते हैं, इसीलिए कोशिका को क्या बोलते हैं, पावर, क्योंकि एनर्जी हम लोग को यहीं से मिल रहा है, कोशिका से। क्योंकि एटीपी जुड़ता है तो क्या बनता है आपके पास है, ग्लूकोज बनता है, और ग्लूकोज से हम लोग क्या मिलती है, एनर्जी मिलती है। इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया क्या बोलते हैं, पावर हाउस बोलते हैं, हिंदी में शक्ति गृह कहते हैं। समझ में आ गया काहे बोलते हैं माइटोकॉन्ड्रिया को। पहले आप लोग रटते थे कि माइटोकॉन्ड्रिया को क्या बोलते हैं, पावर हाउस, पावर हाउस, लेकिन रटना नहीं है, समझना है आगे। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर दीवारों को क्रिस्टी बोलते हैं। जैसे देखिए ये माइटोकॉन्ड्रिया बनाए थे, इसमें एक क्रेब्स चक्र हुआ, एक कैसा चक्र हुआ, क्रेब्स चक्र। तो इस दीवार को क्या बोलते हैं हम लोग, इस दीवार को क्या बोलते हैं, क्रिस्टी। क्या बोलते हैं, क्रिस्टी, याद रखिएगा इस दीवार को क्रिस्टी। और इस कैसा चक्र है, तो क्रेब्स चक्र। कैसा चक्र, क्रेब्स, कैसा, क्रेब्स, क्रेब्स चक्र। और इस दीवार का क्या नाम है, क्रिस्टी। माइटोकॉन्ड्रिया को क्या बोलते हैं, पावर हाउस। क्या बोलते हैं, पावर हाउस या शक्ति गृह बोलते हैं। क्लियर हो गया यहाँ तक आपको। तो चलिए आगे चलते हैं। इसके बाद आगे माइटोकॉन्ड्रिया आपको समझ में आ गया। तो अभी तक आप लोग समझाए कि कोशिका में क्या क्या पाई जाती है आपके पास। कोशिका के बाहर कोशिका झिल्ली पाई जाती है, ठीक है। इसमें क्या सेल वेल पाई जाती है, आपको समझ में। इसमें क्या पाई जाती है, जीवद्रव पाई जाती है, ठीक है। इसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया पाई जाती है, इसके अंदर केंद्रक पाई जाती है, ठीक है। इसके अंदर राइबोसोम पाई जाती है, ठीक है। इसमें वैक्यूल्स पाई जाती है। तो धीरे धीरे हम लोग समझते चलते हैं। तो माइटोकॉन्ड्रिया समझ में आ गया, कोशिका झिल्ली समझ में आ गया। इसके बाद आता है अंतःप्रवेश जालिका, ठीक है। तो कहता है यह कोशिका के अंदर आंतरिक सहायता देता है। अतः यह कोशिका का आंतरिक कंकाल है, कंकाल कहते हैं। यह 2 प्रकार का होता है, ठीक है। स्मूथ ईयर, ठीक है, मतलब यह कार्बोहाइड्रेट तथा वसा का निर्माण करता है। क्लियर, ठीक, शॉर्ट में ईयर बोलते हैं इसको। आगे उसके बाद क्या होता है, रफ, ठीक है। अगले इस पर राइबोसोम होता है, यह प्रोटीन का निर्माण करता है। तो मतलब रफ का काम क्या है, प्रोटीन का निर्माण करना। स्मूथ का क्या काम है, कार्बोहाइड्रेट और वसा का निर्माण करना, ठीक है। स्मूथ का पर क्या होता है आपके पास, ऐसे पूछता है आपको कि प्रबल जालिका में कितने प्रकार के, 2 प्रकार के, ठीक है। एगो स्मूथ है, एगो रफ। तो स्मूथ में क्या काम है, स्मूथ का काम क्या है, एक कार्बोहाइड्रेट और वसा का निर्माण करता है। रफ का काम क्या है, राइबोसोम, मतलब प्रोटीन का निर्माण करता है। क्लियर हो गया यहाँ तक। अब इसके बाद आगे पढ़ना है कोशिका में हम लोग क्या क्या पढ़ लिए, हम लोग माइटोकॉन्ड्रिया पढ़ लिए, ठीक है। इसके बाद आता है राइबोसोम, क्या केंद्रक पढ़ लिए हम लोग। उसके बाद क्या आता है, राइबोसोम। अब राइबोसोम का काम क्या है, आर से राइबोसोम, ठीक है। राइबोसोम का कारण क्या है, यह कोशिका के अंदर का सबसे छोटा भाग अंग है। क्या, सबसे छोटा अंग है। तो यह प्रोटीन का निर्माण करता है, अतः इसे प्रोटीन का फैक्ट्री कहते हैं। देखिए मेनली क्या है, मानव का जो शरीर है, मेनली 80% जो शरीर का भाग है क्या चीज़ बना होता है, प्रोटीन से बना होता है, याद रखिएगा। 80% जो शरीर जो बना होता है हम लोग का, वो प्रोटीन का बना होता है, याद रखिएगा। पूछता है कई बार सवाल में कि हमारे शरीर मुख्यतः किस चीज़ का बना होता है, तो प्रोटीन का 80% भाग जो है प्रोटीन का बना होता है। तो समझ में आ गया। राइबोसोम का काम क्या होता है, इसको प्रोटीन का फैक्ट्री भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्रोटीन का फैक्ट्री। यह कोशिका के अंदर सबसे छोटा अंग है, यह प्रोटीन का निर्माण करता है, इसलिए इसे बोलते हैं प्रोटीन का फैक्ट्री, अतः इसे प्रोटीन की फैक्ट्री भी कहते हैं। क्लियर। अब राइबोसोम आपको 2 प्रकार का होता है, याद रखिएगा। राइबोसोम कितने प्रकार के, 2 प्रकार के। राइबोसोम 2 प्रकार के, 70S और 80S राइबोसोम। 70S और 80S राइबोसोम कितने प्रकार के, राइबोसोम आपका 2 प्रकार के। देखिएगा राइबोसोम कितने प्रकार के, 2 प्रकार के, याद कीजिएगा। राइबोसोम 2 प्रकार के, 70S और 80S, 70S और 80S, ठीक है। इसका मतलब देख लीजिएगा सेंटीमीटर कोफिशिएंट, ठीक है। तो 70S किसमें पाया जाता है, 80S की। देखिए तो कोशिका के 2 वर्गों में बांटा गया कोशिका को, यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक। यूकैरियोटिक, तो प्रोकैरियोटिक कोशिका में 70S और यूकैरियोटिक में 80S। तो प्रोकैरियोटिक में कौन आएगा, तो इसमें सूक्ष्म जीव आएगा। क्या आएगा, इसमें सूक्ष्म जीव आएगा। इसमें क्या आएगा, विकसित जीव आएगा। इसमें अविकसित, इसमें विकसित जीव, जिसको नंगी आंखों से देख सकते हैं, ठीक है ना, वो यूकैरियोटिक। जिसको नंगी आंखों को आसानी से नहीं देख सकते, मतलब अविकसित हो, उसमें 70S। मतलब छोटे छोटे हैं, तो छोटा में छोटे वाला ना, बड़ा में बड़ा वाला। समझ में आ गया, छोटा में छोटा वाला, बड़ा में बड़ा वाला में। तो हम लोग में कौन वाला, तो 80S राइबोसोम, और अविकसित में 70S। क्लियर हो गया, समझ में आ गया कि नहीं समझ में आया। अब तो दिमाग में छप गया होगा, अब भूलिएगा नहीं। अब कभी भी ऐसे पूछ देता है कि यूकैरियोटिक कोशिकाओं में, यूकैरियोटिक कोशिका में कौन सा राइबोसोम, तो 80S हम लोग में, ठीक है। और प्रोकैरियोटिक में तो 70S। लेकिन एगो याद रखिएगा, एगो मोस्ट इंपॉर्टेंट नोट डाल के याद रखिएगा
कि माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है ना कोशिका के अंदर, इस ससुरा क्या होता है, चोर है। ये क्या है, ये चोर है। क्योंकि हम लोग में 80S कोशिका पाई जाती है। क्या पाई जाती है, 80S राइबोसोम, 80S। लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया में क्या पाया था, 70S। ये चोराइबो किया था साला 70S वाला को चोराया, इन्हें कि 80S वाला को चोराते हैं। क्योंकि हम लोग में 80 इस 70S कोशिका। तो सवाल पूछ लेते हैं यहाँ से कि कोशिका में कौन थी, माइटोकॉन्ड्रिया में कौन सा राइबोसोम होती है, तो 70S। कौन सा, 70S याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट VVI डाल करके ठीक, इसको नोट कर लीजिएगा। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया में कौन सा राइबोसोम, 70S राइबोसोम होता है। क्लियर, तो समझ में आ गया। देखिए यहाँ लिखल भी है कि 70S यह हल्का होता है या प्रोकैरियोटिक कोशिका में पाया, आपको समझा दिए हम पहले ही। 80S यह भारी होता है, मतलब विकसित होता है। विकसित 70S मतलब ये हल्का होता है। भैया 70 छोटा है इसलिए हल्का है, 80 बड़ा है इसलिए भारी होता है। तथा ये यूकैरियोटिक में पाया जाता है, मतलब अविकसित में ही पाया जाएगा और विकसित में पाया जाएगा। क्लियर हो गया यहाँ तक समझ में। इसकी खोज कैमिलो गोल्जी ने किया था। अब देखिए गोल्जी बॉडी पहले समझ लीजिए, ये अब खत्म हो गया 70S और 80S। तो आज के बाद ना भुलाइएगा 70S और 80S किस में पाया जाता है। याद हो गया है ना, छप गया दिमाग में ना, आशा करते हैं याद हो गया बच्चा। तो चलते हैं आगे बढ़े ना, दिक्कत नहीं ना किसी को, तो आपको दिक्कत नहीं तो हमारा किस बात की दिक्कत। चलते हैं तो आगे बढ़ते हैं। गोल्जी बॉडी देखिएगा, गोल्जी बॉडी क्या कहता है, इसकी खोज कैमिलो गोल्जी ने किया था। ग से गोल्जी, ग से गोल्जी, ठीक है, कैमिलो गोल्जी याद रखिएगा। कौन किया था, कैमिलो गोल्जी ने किया था। यह पदार्थों का परिवहन करता है। सिंपल सी एक भाषा में याद करिए, पूछे गोल्जी बॉडी के काम, तो पदार्थों का परिवहन। गोल्जी बॉडी के काम, तो पदार्थों का परिवहन। गोल्जी बॉडी पदार्थों का परिवहन। तो पूछ लेगा आपको माइटोकॉन्ड्रिया पामर हाउस, माइटोकॉन्ड्रिया पामर हाउस। राइबोसोम प्रोटीन की फैक्ट्री, राइबोसोम प्रोटीन की फैक्ट्री। याद हो रहा है ना। न्यूक्लियस केंद्रक, तो कोशिका को नियंत्रण करता है, कोशिका को नियंत्रण करता है। एकदम याद करते चलिए, छपा दीजिए दिमाग में कि छप जाए माथा में दम। तो गोल्जी बॉडी पदार्थों का परिवहन, गोल्जी बॉडी पदार्थों का परिवहन मतलब ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है। क्या करता है, इसे थोड़ा ढोने का काम करता है। ये परिवहन सभी को पहुंचाता है, भोजन ट्रांसपोर्टेशन का काम करवाता है। समझ में आ गया, क्या करता है, ट्रांसपोर्टेशन मतलब परिवहन का काम करेगा, यातायात का काम करेगा। देखो यहाँ लिख दिया, अर्थात यातायात में सहायक है। क्लियर हो गया। आप गोल्जी बॉडी तो दिमाग में छप गया। अब आपको भूलिएगा नहीं ना, आशा करते नहीं भूलिएगा। तो चलिए आगे देखते हैं। आगे सेंट्रोसोम, क्या है, सेंट्रोसोम। सेंट्रोसोम को हिंदी बोलते हैं तारक्काएं, ठीक है ना। बहुत इंग्लिश हिंदी टफ होता है, थोड़ा इंग्लिश ये देख लेते हैं। सेंट्रोसोम कहते हैं कोशिका विभाजन करता है। सेंट्रोसोम का काम कारण कोशिका विभाजन करता है। सेंट्रोसोम कोशिका विभाजन, सेंट्रोसोम कोशिका विभाजन, सेंट्रोसोम कोशिका विभाजन। तो चलिए बताइए, तो कल हमने पढ़ाया था। तो सबसे ज़्यादा सेल डिवीजन किसमें, लीवर में। सबसे कम तंत्रिका कोशिका में, सबसे कम तंत्रिका कोशिका, सबसे ज़्यादा लीवर में। समझ में आ गया। तो सेंट्रोसोम समझ में आ गया क्या करता है, इसका काम क्या है, सेल डिवीजन करवाता है। तो देखिए लिखल है, यह कोशिका विभाजन करता है। यह मस्तिष्क में नहीं पाया जाता है, इसलिए ना मस्तिष्क में सेल डिवीजन नहीं होता है। इसलिए पुलिस वालों को कहता है कि हेमलेट लगा के चलो। समझ में आ रहा है बात को। आपका अगर मस्तिष्क बचाया जा सकता है, ठीक है, आपका अगर ब्रेन बच जाएगा तो शरीर का एक एक पार्ट को चेंज हो जाएगा। शरीर का एक एक पार्ट क्या हो जाएगा, चेंज हो सकता है। लेकिन मस्तिष्क से थोड़ा चेंज नहीं हो सकता है, इसलिए हेमलेट लगाने का सलाह दिया जाता है। समझ में आ गया। तो क्लियर हो गया। सेंट्रोसोम का काम क्या है, सेल डिवीजन करवाना। क्या काम है, सेल डिवीजन करवाना। क्या काम है, सेल डिवीजन करवाना। सबसे तेज सेल डिवीजन लीवर में, सबसे तेज लीवर में, सबसे कम कोशिका तंत्र में, कोशिका तंत्र में। क्लियर हो गया। तो यह मस्तिष्क में पाया नहीं जाता, जिसका कारण तंत्रिका कोशिका में विभाजन नहीं होता है। यह केवल जंतु कोशिका में पाया जाता है। और सेंट्रोसोम किसमें पाया जाता है, केवल जंतु में पाया जाता है, पादप में नहीं। पादप के लिए सेल डिवीजन करना था सेल प्लेट से। किससे, सेल प्लेट। देखिए यहाँ आपको पास दिया गया है कि पादप कोशिका का विभाजन सेल प्लेट्स के द्वारा होता है। किससे, सेल प्लेट के द्वारा। क्लियर हो गया। आगे सेंट्रोसोम, अब यहाँ से खोजो देख लीजिए। सेंट्रोसोम को खोज बोबेरी, कौन, बोबेरी। सेंट्रोसोच बेबोरी। तो खोज उतना याद ना पूछता है, लेकिन कार्य पूछता है कि सेंट्रोसोम का कार्य क्या होता है, तो सेल डिवीजन का करवाना काम होता है। क्लियर हो गया। अब आते हैं, तो हम लोग माइटोकॉन्ड्रिया देख लिए, लाइसोसोम देख लिए, गोल्जी बॉडी देख लिए, जीवद्रव देख लिए, कोशिका झिल्ली देख लिए, ठीक है ना। राइबोसोम के बारे में पढ़ लिए। अब आ गया था लाइसोसोम। तो इसको बोलते, ससुरा को बोलते आत्महत्या की थैली, आत्महत्या की थैली। ये क्या करता है, अगर कोशिका में कोई अगर काम करना बंद कर दे ना, कोई अंग खराब हो जाए ना,
उसको क्या करता है, सफाई कर देता है, पाचन कर देगा, ये पचा जाएगा, चिबा जाएगा, जिंदे चिबा जाएगा, कब आ जाएगा ये, ठीक है। लाइसोसोम बहुत राड है, खचड़ा है, ठीक है ना। ये क्या करता है, अगर ये सब काम करना बंद, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, राइबोसोम हो गया, गोल्जी बॉडी हो गया, ठीक है ना, ये सब अगर काम करना बंद कर देना, ये क्या करेगा, लाइसोसोम अपने आप का क्या करेगा, फट लेगा। अपने आप जब फट जाएगा ना तो सबको जान मार देगा। इसलिए इसको बोलते हैं आत्महत्या की थैली, याद हो गया। इसलिए इसको क्या बोलते हैं, आत्महत्या की थैली। बहुत खचड़ा होता है, राड़ होता है, समझ लीजिए इसी तरह से आपको। इसको क्या बोलते हैं, आत्महत्या की थैली। तो देखिए कोशिका के अंदर पाचन का कार्य करता है, इसके अंदर जल अपघटक एंजाइम पाया जाता है, ठीक है। कोशिका के अंदर का कोई अंग यदि यदि काम नहीं करता है तो यह उस अंग को नष्ट कर देता है। अभी ना समझाएं कि कोई अंग ना काम ना करे तो उसको चिबा जाएगा, खा जाएगा, नष्ट कर देगा, पचा जाएगा, ठीक है। जबकि पूरी कोशिका कार्य नहीं करती है तो यह फट जाती है। अभी समझाए ना कि जब सब काम करना बंद कर दे पूरी कोशिका तो क्या करेगा, ये अपने आप को फाड़ लेगा, फट जाएगा, जिसकी पूरी कोशिका क्या हो जाएगी, नष्ट हो जाएगी। अतः इसे आत्महत्या की थैली भी कहते हैं, या इसको एटम बम भी कहते हैं। जानते हैं कि नहीं, एटम बम अगर पटाख दिया जाए तो सबको ले लेगा, न जिएगा न जीने देगा। ये काम यही लाइसोसोम का काम है, न जिएंगे न जीने देंगे किसी को। समझ में आ गया। इसकी खोज डी डूबे, न जीने देंगे इसलिए डी डूबे, ले दू को डूब जाएगा सबके, इसलिए इसे पढ़ा डी डूबे। समझ में आ गया। याद करने का तरीका सीखिए। लाइसोसोम क्या करता है, सबको मार देता है, डूब जाता है, ले दे के डूब जाएगा सबके, तो इसलिए डी डूबे। क्लियर, याद हो गया राइबो, ठीक है। लाइसोसोम का खोज डी डूबे, ठीक है, डी डूबे, ले दे के डूब गया सबके, ले दे के डूब गया, इसे याद कर लो कि ले दे के डूब गया लाइसोसोम का, अगर आत्महत्या के थैली है, लेके डूब गया सबके एक के तूरी, ठीक है। जब फट गया तो लेके डूब गया, फट गया तो लेके डूब गया, मतलब सब मर गया, तो डी डूबे। लाइसोसोम की खोज डी डूबे। ऐसे याद कीजिएगा ना तो ऐसे एग्जामों में दिमाग में छपल रहेगा, अपनी भाषा में याद कीजिए कि लाइसोसोम फट जाएगा, ले दे के डूब जाएगा, सबके मार देगा जान, इसलिए डी डूबे। क्लियर हो गया, आपको समझ में आ गया होगा। तो देखिए आगे क्या है, आरबीसी के अंदर लाइसोसोम नहीं पाया जाता है। देखिए आरबीसी ही एकमात्र जिसके अंदर क्या होती है, ठीक है, लाइसोसोम क्या होते हैं, नहीं पाई जाती, इसलिए इसका मृत्यु की कब्र बोलते हैं, प्लीहा को बोलते हैं, तिल्ली को बोलते हैं, ठीक है ना। जिसके कारण एसिटिलीन को आरबीसी का कब्र कहते हैं। याद हो गया, ठीक है ना। तो इसलिए पूछेगा आपसे, एक सवाल पूछ लेगा, निम्न में से किसको में लाइसोसोम नहीं पाया जाता है, तो आरबीसी में लाइसोसोम नहीं पाया जाता है। तो आपको यहाँ तक दिमाग छप गया, बात में समझ में तो आ रहा होगा। तो चलिए आगे देखते हैं। अब आगे आपके पास क्या है, अगला क्या है, केंद्रक, ठीक है, न्यूक्लियस। अब केंद्रक समझ लिए, केंद्रक का कार्य क्या है। तो देखिए केंद्रक काम क्या है, तो एक कोशिका है और कोशिका के सबसे बीचे बीच क्या पाया जाता है, केंद्रक का पाया जाता है, केंद्रक पाया। इसकी खोज क्या है, रॉबर्ट ब्राउन। कौन किया है, रॉबर्ट ब्राउन ने इसकी खोज किया है। कौन किया है, रॉबर्ट ब्राउन ने किया है। कोशिका है खोज रॉबर्ट ब्राउन। कौन, रॉबर्ट, सॉरी केंद्रक का खोज रॉबर्ट ब्राउन ने किया है, ठीक है। यह कोशिका का नियंत्रण करता है। केंद्र का काम क्या है, कोशिका का नियंत्रण करवाना, कोशिका का नियंत्रण करवाना। क्लियर हो रहा है। केंद्र का काम क्या है, कोशिका को नियंत्रण, ये ब्रेन है पूरा, कोशिका के क्या है, ब्रेन है, सबको कंट्रोल करके रखता है, सबको कंट्रोल करके रखता है। समझ में आ गया। तो केंद्र का खोज किसने किया है, तो रॉबर्ट ब्राउन। क्योंकि देखिए जैसे लीची खाएं, जामुन खाएं, आम खाएं, उसके अंदर जो गुठली निकलता है कैसा निकलता है, ब्राउन कलर के, तो केंद्रक बीच में होता है तो ब्राउन निकला, इसलिए केंद्र का खोज ब्राउन साहब। कौन किया, ब्राउन ने किया। कौन किए, ब्राउन। क्लियर हो गया यहाँ तक। तो केंद्र का खोज रॉबर्ट ब्राउन ने, ठीक है। यह क्या करता है, कोशिका को नियंत्रण करता है। तो पूछे केंद्र का काम, कोशिका को नियंत्रण करना, केंद्र का काम कोशिका को नियंत्रण करना। कहे भैया जो बीच में रहेगा वही ना नियंत्रण करेगा, तो केंद्र का काम कोशिका को नियंत्रण करता है। अतः इसे कोशिका का दिमाग भी कहते हैं। इसमें 80% प्रोटीन पाया जाता है। याद हो गया, केंद्र में कितने परसेंट प्रोटीन, 80% प्रोटीन पाया जाता है। आपको पहले ही समझाएं कि मेरा शरीर जो है, अपना शरीर है, हम लोग का शरीर जो है 80% जो भाग है प्रोटीन का बना होता है। समझ में आ गया। चलिए समझ में आ गया आपको, न्यूक्लियस समझ में आ गया, ठीक है। चलिए केंद्रक जिसको बोलते हैं, आगे देखिएगा। आगे क्या आपके पास है, आगे है रसघानी, वैकुल्स, ठीक है ना, वैकुल्स। यह जल का संचित करता है, यह जल को सीधा याद रखिएगा। वैकुल्स का काम क्या है, वैकुल्स का काम जल को अवशोषित करना, वैकुलो काम जल को अवशोषित करना। यह जंतुओं में छोटा होता है किंतु पादपों में बड़ा होता है। अब बताइए हम लोग का काम क्या है, हम लोग घंटे घंटे हम लोग को प्यास लगा, जैसे हम लोग ये पेड़, इधर हम लोग जंतु हो गया, इधर पेड़ पौधा हो गया, ठीक है, इधर पेड़ हो गया, ठीक है, इधर जंतु हो गया। तो जंतु में वैकुल्स बड़ा के पेड़ पौधों में वैकुल्स,
तो जंतु में वैक्यूल छोटा और पेड़ पौधा में बड़ा, ठीक है ना। क्यों इसमें बड़ा? क्योंकि बेचारा इसको कभी कभी पानी मिलेगा, बरसात में पानी ज़्यादा इसको मिलेगा। हम लोग को घंटे घंटे प्यास लगेगा तो जाके गिलास में ढार के पी लीजिएगा, लेकिन ये घंटे घंटे कहाँ से लाएगा? तो इसलिए एक बार पानी को सोख लेता है। समझ में आ गया? तो पादपों में वैक्यूल्स क्या होता है? बड़ा, और हमसे बड़ा भाई आकार में है तो इसलिए उसमें बड़ा, और जंतुओं में छोटा वैक्यूल्स। क्लियर हो गया आपको? समझ में आ गया? तो वैक्यूल्स का काम क्या है बच्चा? तो जल को संचित करना, स्टोर करना। क्लियर हो गया? अब आगे आते हैं लवक। लवक, ठीक है। अब लवक क्या है? तो लवक या फ्लेशिटाइट। तो लवक तीन प्रकार के। अब देखिए लवक 3 प्रकार के। यह पादप का सबसे बड़ा कोशिका है, पादप का सबसे बड़ा कोशिका है। यह केवल पादपों में पाया जाता है। देखिए लवक हम लोग में ना पाया जाता है, याद रखिएगा, इन्हें कर दीजिएगा। लवकों हम लोग में पाया जाता है, लवक केवल किसमें पाया जाता है? पादप में। लवक को 3 वर्गों में, हरित लवक, अवर्णित लवक, वर्णित लवक, क्लोरोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, ठीक है। क्लोरोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, ये तीनों प्रकार के। हरित लवक का काम क्या है? ये भोजन का निर्माण करेगा, ये भोजन का निर्माण करेगा, ये भोजन को संग्रह करेगा। ये बताइए, ये रंग प्रदान करेगा। ये मतलब क्या करेगा? भोजन निर्माण कर, भोजन बना दिया, आज भोजन यहाँ रख दिया गया, अब भोजन रखने के बाद में रंग परिवर्तन होता है, तो ये रंग को परिवर्तन करेगा। समझ में आ गया? ऐसे याद कीजिए कि पहले भोजन बनेगा, फिर भोजन को हम लोग रखेंगे, तो रखने के बाद देखते हैं लाल ऊपर हो जाता है। कोई चीज़ बनाइएगा, भोजन वगैरह सब्जी टेस्टी बनाइएगा, तो रखने के बाद क्या गड़ा हो जाता है, जम जाता है, रंग प्रदान उसमें हो जाता है। तो ये क्या करता है? ये रंग का प्रदान करता है। समझ में आ गया? फिर से रिपीट। हरित लवक क्या करेगा? भोजन का निर्माण करेगा, इस संग्रह करेगा, ये रंग प्रदान करेगा। क्लियर? तो चलिए आइए करके देख लेते हैं हम लोग। तो पहले हरित लवक, यह भोजन का निर्माण करेगा, ठीक है सर। यह पत्ती तथा तना में पाया जाता है। बात सही बात है, पत्ती ना भोजन निर्माण करता है पेड़ पौधा में। जी गुरु जी, समझ में आ रहा है ना? वर्णित, अवर्णित लवक कहने मतलब अवर्णित, जो रंग न दे, मतलब संग्रह करके रखेगा ये भोजन को। यह जड़ तथा फल में पाया जाता है, जड़ तथा फल में। पूछेगा कि अवर्णित लवक कहाँ पाया जाता है? जड़ तथा फल में पाया जाएगा। वर्णित लवक यह रंग प्रदान करेगा। समझ में आ गया? जैसे टमाटर मिर्चा में लाइकोपोज के कारण, गाजर में कैरोटीन के कारण, चुकंदर में विटामिन के कारण, और फलों को और पीला रंग, ठीक है, जेंथोफिन के कारण। ठीक है, समझ में आ गया? यहाँ तक समझ में आ, क्लियर हो गया? आगे चलते कोशिका के प्रकार। अब क्या है? कोशिका के प्रकार। तो कोशिका 2 प्रकार के, यूकोरियोटिक और प्रोकैरियोटिक, ठीक है, प्रोकैरियोटिक और यूकोरियोटिक। यूकोरियोटिक को भी 2 भागों में, पादप में और जंतु में, दोनों में पाया जाता है। यूकोरियोटिक किसमें? पादप में भी और जंतु में। और प्रोकैरियोटिक अविकसित में। प्रोकैरियोटिक अविकसित जीवों में पाया जाता है। यहाँ देखिए लिखा हुआ अविकसित में, आपको हम पहले ही समझाएं कि प्रोकैरियोटिक अविकसित में मतलब हल्के में, और भारी में यूकोरियोटिक। समझ में आ गया? मतलब विकसित में। यहाँ तक दिमाग में छप गया होगा, आशा करते होंगे, ठीक है ना? तो आपको याद हो गया, वर्णित लवक याद हो गया, अवर्णित लवक याद हो गया कि नहीं याद हुआ? फिर से रिपीट कर लीजिए, एक बार देख लीजिए, ठीक है, कि हरित लवक का काम क्या है। रिपीट कर रहे हैं, सुन लीजिएगा। हरित लवक का काम भोजन का निर्माण करना, हरित लवक का काम भोजन का निर्माण करना। अवर्णित लवक काम भोजन को संग्रह करना, और वर्णित लवक रंग प्रदान करना। एकदम ऐसी लाइन से याद कीजिए, ठीक है। क्लोरोप्लास्ट भोजन का निर्माण करना, ये किस में पाया जाएगा? पत्ती तथा तना में पाया जाएगा। अवर्णित लवक, ठीक है, भोजन को संग्रह करना, ये किस में पाया जाएगा? जड़ तथा फल में पाया जाएगा। वर्णित लवक रंग प्रदान करेगा। क्लियर हो गया? याद हो गया होगा, आशा करते हैं। अब चलिए तो आगे चलते हैं। अब देखिए अगला क्या है, आपको कोशिका 2 प्रकार के, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। तो प्रोकैरियोटिक बता दिए, हल्कों में, अविकसित में। तो देख लेते हैं एक बार, उसको भी लिखा देते हैं, ठीक है ना। यहाँ देख लीजिएगा, कहता है इसमें कोशिका के सभी अंग नहीं पाए जाते, इसलिए हल्के में होते हैं। इन्हें प्रारंभिक कोशिका भी कहते हैं। इसमें कोशिका झिल्ली, राइबोसोम 70S पाया जाता है, तथा शेष अंगों का अभाव होता है, ठीक है ना। इसमें क्या होता है? शेष अंगों का अभाव। इसमें क्या होता है? केंद्रक नहीं पाया जाता है। इसमें नियंत्रण करने वाला कोई होता नहीं है। क्या होता है? केंद्रक इसमें नहीं पाया जाता है। अगला यूकैरियोटिक, ये पूरी विकसित होता है, क्योंकि इसमें केंद्रक होता है, न्यूक्लियस होता है, क्या करता है? इसमें दिमाग होता है, इसलिए नियंत्रित करता है, इसलिए भारी होता है, ये विकसित होता है, इसलिए इसमें क्या पाया जाता है? 80S राइबोसोम। इनमें कोशिका के सभी अंग पाए जाते हैं, ठीक है सर। इसमें 80S राइबोसोम पाया जाता है, ठीक है सर, पढ़ा चुके हैं सर। पादप कोशिका के आकार चौड़ा होता है। इनके अंदर का सबसे बड़ा अंग क्या है? प्लास्टिड होता है। क्या होता है? प्लास्टिड होता है।
इनका वैकुल्स राजधानी बड़ा होता है, बात सही है सर। इनमें क्लोरोफिल पाया जाता है, ठीक है सर। जंतु कोशिका गोला होता है, इनके अंदर का सबसे बड़ा अंग केंद्रक होता है, बात सही है। जंतु कोशिका में क्लियर हो गया। तो आपको सवाल क्या हो गया, समाप्त हो गया। तो क्या हो गया आपके पास, क्या हो गया आपका जो हो गया सेल क्या हो गया, समाप्त। इसके बाद क्या आता है, गुणसूत्र। क्या आता है, गुणसूत्र। तो गुणसूत्र का हम लोग क्या करेंगे, कल देखेंगे। समझ में आ गया। तो अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ दोस्तों लाइक एंड शेयर जरूर करें एंड सब्सक्राइब जरूर करें। और आपसे एक नम्र निवेदन है, अगर आप वीडियो को देखते हैं, पूरी ढंग से देखते हैं, तो आप नोट जरूर बनाएं। वीडियो को पॉज करके आप नोट जरूर बनाएं। इससे आपको आने वाला एग्जाम में और ज़्यादा फायदा मिल सकेगा। क्योंकि देखिए दिमाग 3 तरह से काम करता है। लिख के काम कीजिए कोई चीज़, ठीक है ना, उसको देख के कीजिए, सुन के कीजिए, बोल के कीजिए, तो किसी न किसी माध्यम से आपको एग्जाम में याद रहेगा। तो लिखना भी अति आवश्यक है। आप मेरे एक राय समझ लीजिए, या सलाह समझ लीजिए, या ऑर्डर समझ लीजिए, आपको जो समझना है समझ लीजिए, ठीक है ना। अगर अच्छा लगता है तो आप कीजिए, नहीं अच्छा लगता है तो नहीं कीजिए। मगर कीजिएगा तो आपको भी फायदा रहेगा, इससे मेरा नुकसान भी नहीं है ना आपका नुकसान है। लेकिन हाँ, आपका फायदा जरूर रहेगा आप कीजिएगा तब, समझे कि नहीं। अपने लक्ष्य को पूर्ति कीजिए, ठीक है, कि आप किस लिए पढ़ रहे हैं, अपने लक्ष्य की प्राप्ति कीजिए, लिखिए लेकिन जरूर। समझ में आ गया कि नहीं आएगा, क्लियर हो गया यहाँ तक। तो हम लोग कोशिका को पूरा देख लिए हम लोग। तो आशा करते होंगे लेक्चर आपको अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ 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 साथियों लाइक एंड शेयर जरूर करें एंड सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है। धन्यवाद, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।